वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था, सी अपना टॉपिक है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारी जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस करी थी इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के आपके जो 5 लेवल्स थे उनको पढ़ने के बाद हमने लास्ट टॉपिक लास्ट कंटेंट हमने डिस्कस किया था फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस। नाउ हमारा जो सी प्लस प्लस की जो लास्ट यूनिट है, उस लास्ट यूनिट का टॉपिक आता है पहले टेम्पलेट। तो जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि अपन जब भी कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स में कोई भी डेटा या वैल्यू आप जब उसमें पास करते हो, तो आप पास करने के लिए आप पहले क्या करते हो, अपने फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप्स। आपको अगर इंटीजर वैल्यू देनी है तो आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल काम में लेते हो। अगर आपको करेक्टर टाइप का कोई डेटा डालना है तो करेक्टर टाइप वेरिएबल इस्तेमाल करते हो। फ्लोटिंग टाइप का है तो फ्लोटिंग टाइप का लेते हो। ठीक है। तो इस केस में यानी ये आपका क्या है, एक तरह का प्रीमेटिव टाइप का फॉर्मेट है, जिसमें आप जिस तरह की वैल्यू चाहते हो उस तरह का वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि वी डोंट नो अबाउट द डेटा टाइप, कि हमारे को ये नहीं पता कि हमारा कौन सा डेटा टाइप है जो प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। तो उस केस से बचने के लिए हम चाहते क्या है कि हमें पास कोई ऐसा मेथड हो या कोई ऐसा कोई फॉर्मेट हो कि जहां पर हम जिस भी तरह का कोई डेटा प्रोग्राम के अंदर रन टाइम पे एंटर करें तो सिस्टम उसको एज ए इनपुट फॉर्म में ले ले और उसको एज ए डेटा की तरह पास कर दे आगे। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपका जो अंसी कंपाइलर है, अंसी कंपाइलर के थ्रू हमें एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करा है, उसका नाम है टेम्पलेट। तो फ्रेंड्स, टेम्पलेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टेम्पलेट्स आर द पावरफुल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस विच अलाउज अस टू राइट जेनरिक प्रोग्राम। In simple terms, we can create a single function or class to work with a different data type using the template। वही चीज यहाँ पर आपको बता रहा है कि अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को आप क्या कर सकते हैं, क्लास और फंक्शन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट आर ऑफन यूज टू लार्ज larger code base for the purpose of coding reusability and flexibility of the program। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अब हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में डालना है, किस में नहीं डालना, अगर ये हमें नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, उसको टेम्पलेट फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सी प्लस प्लस ने हमें क्या दिया है, टेम्पलेट क्लास से एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई है जिससे अपन ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सी प्लस प्लस में टेम्पलेट को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो फंक्शन टेम्पलेट के थ्रू और एक क्लास टेम्पलेट के थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि साहब आप फंक्शन टेम्पलेट का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो फंक्शन टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये ध्यान रखिए, हमारे पास में क्या है कि एक टेम्पलेट को हम कि टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के तरह टाइप के ही हम क्या करेंगे, हमारे डेटा क्रिएट करेंगे, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर टेम्पलेट का इस्तेमाल अगर हम फंक्शन में कर रहे हैं तो आपका फंक्शन टेम्पलेट कहलाता है, और टेम्पलेट का अगर यूज अपन किसी क्लास में कर रहे हैं तो वो क्लास टेम्पलेट के नाम से जानी जाती है। अब हमारे पास आता है कि हाउ टू डिक्लेयर ए फंक्शन टेम्पलेट। पहला टॉपिक अपन फंक्शन टेम्पलेट ही पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन टेम्पलेट में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये बता रहा है कि ए फंक्शन टेम्पलेट स्टार्ट विद द कीवर्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट कीवर्ड के थ्रू इसका आप स्टार्ट किया जाएगा, फॉलोड बाय द टेम्पलेट पैरामीटर इनसाइड। फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर आप पास करोगे वो भी टेम्पलेट टाइप के करोगे। अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप चाहिए आपको तो टेम्पलेट रिटर्न टाइप होगा, अगर रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो आप वॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे एक सिंटेक्स यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपने लिखा, पहले तो आप क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया था कि टेम्पलेट क्लास का आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो ऑब्जेक्ट का ही क्या होगा, डेटा टाइप माना जाएगा और उसका ही वही रिटर्न टाइप माना जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा टेम्पलेट क्लास टी। तो क्लास टी आपका क्या है, टी आपका ऑब्जेक्ट है किसका, टेम्पलेट का। और यहाँ आप नीचे लिख रहे हैं कि फंक्शन का नाम जो भी आप देंगे और टी यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका रिटर्न टाइप देगा, टेम्पलेट टाइप का रिटर्न टाइप देगा। और टी आर्गुमेंट का मतलब है जो आर्गुमेंट आप फंक्शन में देना चाहते हैं वो टेम्पलेट टाइप के आर्गुमेंट आप देंगे। तो यहाँ पर ये चीज बताया कि इन अबाउ कोड
T is a template argument that accept different data type. इंट फ्लोट कुछ भी किसी भी तरह का आप डेटा टाइप डालोगे तो सारा डेटा टाइप यहाँ पर टेम्पलेट टाइप का ही माना जाएगा। एंड क्लास इज द कीवर्ड, क्लास आपका कीवर्ड है जिसके थ्रू आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका टेम्पलेट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो टेम्पलेट का। यू कैन आल्सो यूज कीवर्ड टाइप नेम इंस्टेड ऑफ द क्लास, यानी टाइप नेम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा है कि क्लास की जगह आप कोई भी नाम अगर आप देना चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि जैसे इसका एक एग्जांपल हमने लिखा है कि फंक्शन टेम्पलेट टू फाइंड द लार्जर नंबर को हमें निकालना। अब लार्जर नंबर कौन सा हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अभी फिलहाल ये हमें नहीं पता कि हम डालेंगे क्या, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, टेम्पलेट क्लास का टी ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन का नाम आपने दिया लार्ज और फंक्शन का रिटर्न टाइप है टी, यानी टेम्पलेट रिटर्न टाइप होगा। और इसी फंक्शन के अंदर आपने टी टाइप का ही n1 आर्गुमेंट डिक्लेयर किया है, टी टाइप का ही n2 आर्गुमेंट रिटर्न किया है, जो कि फंक्शन वैल्यू वहां से लेके आएगा। और रिटर्न में आपने यहाँ पर क्या किया, हाईएस्ट चाहिए हमें, तो यहाँ पर आपने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर से यहाँ पर कंडीशन लगा के चेक कर रहे हो कि रिटर्न कर दे, अगर n1 की वैल्यू n2 से बड़ी है तो n1 को पास कर दे। नहीं तो इसको आप अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो इफ से कर सकते हैं आप कि इफ n1 ग्रेटर देन n2 देन रिटर्न n1 एल्स रिटर्न n2, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मेन फंक्शन बनाया, मेन में आपने लिखा है, यहाँ पर देखिए इंटीजर लिया है, इंटीजर दो वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर i1 और i2, फ्लोट में f1 f2 और करेक्टर में c1 c2, यानी तीन तरह के आपने डेटा ले लिए और सबको पेयर में लिया है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहले दो इंटीजर वैल्यू को एंटर करवा रहे हो, फिर दो फ्लोट वैल्यू को एंटर करवा रहे हो और फिर दो करेक्टर वैल्यू को एंटर करवा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर कराने के बाद आप चाहते क्या हैं, क्या मुझे तो यहाँ पर लार्ज लार्ज फंक्शन के थ्रू क्या करना है, इनमें से बड़ा कौन सा निकलाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लार्ज फंक्शन को कॉल किया इस जगह और यहाँ पर आपने क्या लिखा, i1 और i2 पास किया। तो यहाँ पर तो ये इंटीजर है, लेकिन जब फंक्शन के अंदर टी टाइप फॉर्मेट में जाएंगे तो ये सारा डेटा क्या होगा, टेम्पलेट टाइप में चले गया। क्योंकि अगर आप इंटीजर करेक्टर फ्लोट अगर इस तरह से काम करना चाहते हैं तो यहाँ वहां पर आपको तीन अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ते हैं, जो एक फंक्शन आपका इंटीजर के लिए काम करता है, एक फ्लोट के लिए काम करता है, एक करेक्टर के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट बनाने से हमें बेनिफिट क्या मिल गया कि एक ही फंक्शन किसी भी तरह के आप आर्गुमेंट उसको दोगे तो उसको टाइप आपका वो टेम्पलेट टाइप पे टाइप कास्टिंग करके उनका इस्तेमाल कर लेगा, उनको यूज में ले लेगा। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों इंटीजर वैल्यू वहां पर टाइप कास्टिंग में टेम्पलेट टाइप में कन्वर्ट होंगे और वहां पर वो कंपैरिजन होगा, तो जो भी इसमें से बड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा। ऐसे ही नीचे आपने फ्लोट वैल्यू को पास किया इस जगह लार्ज में, तो ये फ्लोट के लिए काम करेगा, और ऐसे आपने लार्ज के लिए काम किया तो यहाँ पर लार्ज के लिए काम करेगा। अभी अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका आउटपुट है, आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो आपने यहाँ पर लिखा एंटर टू इंटीजर, तो आपने डाला 5 और 10, तो 5 और 10 में से 10 आपका लार्जर होगा। फिर आपने डाला यहाँ पर 12.4 10.22, तो लार्जर आपका 12.4 होगा। यहाँ पर आपने डाला एंटर टू करेक्टर, एक कैपिटल और एक स्मॉल जेड है, तो आपका आज की कोड पे कंपैरिजन होगा। तो आज की कोड पे कैपिटल जेड का जो आज की कोड होता है वो 90 होता है और स्मॉल का जो आज की कोड होता है वो 122 होता है। तो यहाँ पर आपका 122 ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्मॉल जेड को यहाँ पर प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्पलेट फंक्शन का। अब इसी का एक सेकंड एग्जांपल है कि हमें क्या करना है, डेटा को स्वैपिंग करने के लिए एक फंक्शन और बना रहे हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, फंक्शन में कोई वैल्यू पास करेंगे, दो आर्गुमेंट, और उन दोनों आर्गुमेंट को स्वैप फंक्शन के थ्रू क्या करना चाहते हैं, उसको अपन स्वैप करना चाहते हैं, उनकी वैल्यू को इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में कि प्रोग्राम टू स्वैप डेटा यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पलेट पहले तो आपने यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी डिफाइन करी, फिर आपने यहाँ पर लिखा टेम्पलेट टाइप टाइप नेम टी। अब यहाँ पर ये आपका
स्वैप फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हम चाह रहे क्या है, आर्गुमेंट परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं। तो हमने जब सी में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन के बारे में, कि जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल करने के लिए वहां पर तीन तरह के मेथड बताए गए थे, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल बाय एड्रेस, फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। तो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू के अंदर जैसे अभी पहले वाला अपने फंक्शन पढ़ा था इसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू के लिए काम कर रहा था। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है फंक्शन वैल्यू की कॉपी करके लेके आएगा और उसको अपने खुद के आर्गुमेंट में उन वैल्यू को डालेगा और उनको प्रोसेस करेगा। ठीक है। तो अब अगर फंक्शन अपने अंदर उनमें कोई वैल्यू में चेंजेस करता है तो वो वैल्यू उस फंक्शन के आर्गुमेंट में चेंज होगी। जो ओरिजिनल आर्गुमेंट, यानी आपको आर्गुमेंट दो तरह के पढ़ाए थे वहां सी के अंदर भी आपने पढ़े होंगे, एक्चुअल फॉर्मल। फॉर्मल आर्गुमेंट आपके फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं, जो कि फंक्शन कॉल होता है तब तक उनकी लाइफ रहती है। फंक्शन एग्जीक्यूट होके जैसे एंड हो जाता है, एक्चुअल आर्गुमेंट सॉरी फॉर्मल आर्गुमेंट का लाइफ टाइम भी खत्म हो जाता है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जबकि एक्चुअल आर्गुमेंट की लाइफ टाइम तब तक रहता है जब तक कि आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर एंड नहीं हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पास करते हो वो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, वो आपके लोकल आर्गुमेंट की तरह, लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होती है। और ये टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट जो फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जैसे फंक्शन एंड होता है ये भी एंड हो जाते हैं। जबकि एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट मेमोरी में जगह लेते हैं तो उनकी वैल्यू तब तक ट्रीट रहती है। तो हम चाहते क्या है कि फंक्शन के अंदर अगर हम हमारी एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल वेरिएबल को भेजकर उनमें कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस या उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, तब वो उसमें चेंज होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप वैल्यू की तरह ट्रीट करते हो, तो केवल वो फंक्शन अपने अंदर ही चेंज करेगा, वहां चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर स्वैप फंक्शन में हम चाहते क्या है कि साहब जो ओरिजिनल आर्गुमेंट हम दे रहे हैं उनकी वैल्यू को या क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, जो आर्गुमेंट दे रहे हो उनके एड्रेस को पास करवा के यहाँ पर चेंजेस करवा रहे हो। तो यहाँ पर टी टाइप का N1 आपने यहाँ पर क्या लिखा, आर्गुमेंट क्रिएट किया जिसका एड्रेस ऑपरेटर लगाया, इसका मतलब है ये एड्रेस पॉइंट करेगा जिस आर्गुमेंट को लेके आ रहा है उसका, एक्चुअल का। ऐसे ही यहाँ पर टी का N2 है, ये भी एड्रेस के लिए। अब यहाँ पर आपने एक टेम्परेरी आर्गुमेंट क्रिएट किया स्वैप फंक्शन में, जो क्या कर रहा है, N1 की वैल्यू को टेम्प में डाल रहा है, N1 के अंदर N2 को डाल रहा है। तो ये क्या होगा, ये परमानेंट एक्चुअल आर्गुमेंट में चेंजेस हो रहा है, न कि यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने मेन फंक्शन बनाया है। यहाँ पर मेन में आपने लिखा INT I1 इक्वल टू 1, I2 इक्वल टू 2। फ्लोट में यहाँ पर ये वैल्यू डाली, करेक्टर, यानी तीन तरह के आपने आर्गुमेंट पेयर लिए हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स लिए हैं। अब बिफोर पासिंग द डेटा फंक्शन आपने इनको प्रिंट करा दिया कि I1 में तो I1 में 1 होगा, I2 में 2 होगा। फ्लोट फ्लोट F1 के अंदर है F1.1 और F2 में 2.2 होगा, करेक्टर में A और B होगा। अब जब यहाँ पर फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं कि स्वैप I1 I2 F1 F2, जब ये दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं तीनों, तीसरा भी हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए स्वैप, तो यहाँ पर अब ये एक्चुअली ये क्या करेगा, इनका एड्रेस को लेके गया वहां पर, तो एड्रेस को लेके गया तो ऑटोमेटिकली इनमें क्या कर देगा, ये चेंजेस कर देगा इस जगह। तो चेंजेस कराने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, इनको आप प्रिंट आउट करवा रहे हो। अब यहाँ पर आउटपुट देखिए, तो पहले अपन ने बिफोर चेंजेस किया तो ये आउटपुट आपके पास आ रहा ही था, लेकिन जब आपने चेंजेस किए तो ये मैंने बताया था, अभी एड्रेस पास किया आपने, तो एड्रेस पास किया इसका मतलब ओरिजिनल आर्गुमेंट के एड्रेस पे काम कराना चाहते थे आप। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू 1 थी और I2 की 2 थी, तो इन दोनों को चेंज कर दिया इसने, तो 2 1 कर दिया। यहाँ पर ऐसे F1 F2 के वैल्यू को भी इंटरचेंज कर दिया और इसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिए, फंक्शन टेम्पलेट होता क्या है कि पासिंग टेम्पलेट इनटू ए, पासिंग आर्गुमेंट इनटू ए फंक्शन एज ए टेम्पलेट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फंक्शन टेम्पलेट। ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो आता है क्लास टेम्पलेट। क्लास टेम्पलेट का मतलब है क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर आप क्रिएट कर रहे हो, वो डेटा मेंबर अगर टेम्पलेट टाइप के बना के इस्तेमाल करते हो तो वो आपका क्लास टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, C++ में टेम्पलेट को जेनरिक डेटा टाइप भी कहते हैं।
ठीक है। तो जेनरिक डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट अपन एक सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे सी लैंग्वेज में अपन मैक्रो वेरिएबल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, तो मैक्रो वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर तो क्या बताया गया था, इनलाइन फंक्शन बताया गया था आपका। ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली टेम्पलेट को जेनरिक फॉर्म में ले सकते हो, जेनरिक आपका जो नॉर्मल फॉर्मेट के डेटा है उनको ये इजीली हैंडल कर सकता है। लेकिन इनमें ये ध्यान रखिए, इन डेटा को आप एक्सप्रेशन फॉर्मेट के अलावा अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में आप इस्तेमाल करेंगे तो कई बार हो सकता है आपका आउटपुट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आए। ये चीज ध्यान रखना, ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो सकती है। अब हमारे पास आता है क्लास टेम्पलेट। तो क्लास टेम्पलेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया कि लाइव फंक्शन टेम्पलेट यू कैन आल्सो क्रिएट क्लास टेम्पलेट ऑफ फॉर जेनरिक क्लास ऑपरेशन। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर बताया कि साहब क्लास को जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर जो डेटा टाइप आप यूज में लेते हो तो वही चीज यहाँ पर ये बता रहा है कि वही डेटा टाइप आप टेम्पलेट टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर सैंपल, इसका सिंटैक्स है टेम्पलेट क्लास टी, क्लास 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 नेम, और यहाँ पर डिक्लेरेशन आप ले लें पब्लिक, जैसे ये यहाँ पर ये लिया है फंक्शन के अंदर या वेरिएबल में, तो ये सारा आपका क्या हो गया, टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर आप। अब हमारे पास आता है, फॉर एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर कि क्लास आईओ स्ट्रीम, ये टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया। प्राइवेट में आपने दो डेटा मेंबर बनाए हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है। ये आपके किस टाइप के हैं? ये टेम्पलेट टाइप के हो गए। अब यहाँ पर आपने फंक्शन बनाया कैलकुलेटर नाम का। कैलकुलेटर फंक्शन में आपने जो फॉर्मल टेम्परेरी वेरिएबल लिया है n1 n2 लिया है और टेम्पलेट टाइप का लिया है। ठीक है। और इनकी वैल्यू को आपने इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर क्या है, एक फंक्शन है, क्या है? देखिए क्लास का क्या नाम है, कैलकुलेटर, और फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेटर। इसका मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है ये। तो अपन ने कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि दोज मेंबर फंक्शन विच हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर में भी कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हुआ, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर रहे हो, दो आर्गुमेंट पास करवा रहे हो। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर के आगे आपने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा है इस जगह। तो ये आपका हो गया पैरामीटराइज और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया ये। तो ये दो वैल्यू वहां से लाएगा और इस क्लास के जो डेटा मेंबर है num1 num2, इनके अंदर इन वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। फिर अब आपने यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड यहाँ पर फंक्शन बनाया क्लास के अंदर, डिस्प्ले रिजल्ट नाम का, जो क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर प्रिंट कर रहा है कि सी आउट नंबर आर एन एन num1 num2। ठीक है। और यहाँ पर एडिशन कर रहा है ये, तो यहाँ पर लिखा सी आउट एडिशन इज एड, सब्ट्रैक्शन इज सब्ट्रैक्ट। अब ये है क्या, बोले ये भी आपके क्या है, इसके अंदर ही मेथड बनाए हुए हैं। अब मेथड कहाँ मिलेंगे, ये आगे मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, एड, एड के अंदर रिटर्न करा दिया num1 num2, सब्ट्रैक्ट में num1 माइनस num2, मल्टीप्लाई में, तो ये वहां पर ये कॉल कर रहे हो, ये सारे के सारे मेथड यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। ठीक है। अब ये आपकी ये फंक्शन जो मेथड आप कॉल कर रहे हो, ये आपके ग्लोबल मेथड है, ये नॉन मेंबर है क्लास के मेंबर नहीं है ये, सॉरी क्लास के ही है, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया है। हाँ, ये क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया है इनको, कि क्लास यहाँ आपकी एंड हुई है। ठीक है। तो ये इसके बाद आपने यहाँ पर मेन मेथड बनाया कैलकुलेटर इंट इंट कैल वन num1 num2। ठीक है। यहाँ पर आपने कैलकुलेटर का फ्लोट, इसका टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए आप। यहाँ पर इंट कैल क्या है, वो ऑब्जेक्ट है कैलकुलेटर का, और टाइप कास्टिंग इंटीजर में आप ये वैल्यू पास करा रहे हैं 2 1। ठीक है। यहाँ पर आप लिख रहे हो कैलकुलेटर के अंदर फ्लोट टाइप कास्टिंग कर रहे हो 2.4 1.2। अब यहाँ पर लिखा है इंट रिजल्ट, और आपने कैलकुलेटर से इंट कैल ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले रिजल्ट कॉल किया आपका, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 2 1 को इनिशियलाइज करके इनका रिजल्ट शो करेगा,
और यहाँ पर फ्लोट कैल के लिए फ्लोटिंग वैल्यू के लिए काम करवाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए टेम्पलेट क्लास का ये देखिए रिजल्ट यहाँ पर कि इंट रिजल्ट में लिया आपने, नंबर आ 2 1 डाला आपने, एडिशन इज 3, सब्ट्रैक्शन इज 1, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई 2 और डिवीजन 2। फ्लोट के अंदर भी ये आपका आउटपुट आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एरर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप। सॉरी, ये टॉपिक आपका अलग है। ये तो ये टेम्पलेट का हम इस्तेमाल हम वहीं कर सकते हैं जहां पर आपके पास में आपको ये नहीं पता कि हमारे क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर किस तरह की वैल्यू पास करेंगे, कौन सी वैल्यू पास होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या, आपके पास जेनरिक डेटा टाइप सी प्लस प्लस ने प्रोवाइड कराए हैं। उन जेनरिक डेटा टाइप की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लास या मेंबर फंक्शन में टेम्पलेट टाइप का आप डेटा क्रिएट करके उसको पास करके उनको हैंडल कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इससे आपकी नॉर्मल रूटीन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है। तो ये था हमारा टेम्पलेट क्लास के बारे में जो हमने पढ़ा टेम्पलेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा आएगा असम्पशन लैंडलिंग के बारे में। अब सबसे पहले अपन असम्पशन लैंडलिंग के बारे में डिस्कस करें तो नॉर्मली अपन ने देखा होगा कि जब अपन कभी भी कोई प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के कोड को अपन पर्टिकुलर प्रॉपर वे में अगर डिफाइन नहीं करते, लिखते नहीं है, तो प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने के दौरान कंपाइलर के द्वारा कई तरह की एरर्स को शो कर देता है वो। तो उन एरर्स में जो नॉर्मली हमारे पास एरर्स में क्या क्या आता है कि जैसे मान लीजिए आपने प्रोग्राम के अंदर सेमीकोलन नहीं लगाया तो आपके पास लिखा हुआ आएगा स्टेटमेंट इनकरेक्टली टर्मिनेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका स्टेटमेंट को आपने टर्मिनेट नहीं किया, स्टेटमेंट मिसिंग लिखा हुआ आता है। तो सेमीकोलन क्योंकि सी सी प्लस प्लस जावा इन सभी लैंग्वेज में रूल्स हैं कि एवरी स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन से आप से एंड करेंगे। अगर नहीं लगाते हो तो नेक्स्ट लाइन को भी क्या करता है, ये कॉन्केट कर देता है ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ। तो आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपके टर्मिनेशन एरर आएगी। ऐसे आप अगर मान लीजिए कि किसी स्ट्रिंग को आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो और आप उसको एंड करना भूल गए तो वहां पर लिखा हुआ आता है कि आपका स्ट्रिंग प्रॉपर वे में क्या है, आपका टर्मिनेट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ है। तो इनलीगल कॉल ऑपरेशन लिखा हुआ जाता है आपके पास। ऐसे अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो लिखा हुआ था कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। तो इस तरह के कई तरह की एरर्स हैं जो हम हमारे प्रोग्राम्स में अगर टाइपिंग के दौरान अगर अपन उसमें प्रॉपर वे में नहीं लिखते तो कंपाइलर हमें कई तरह के एरर को शो कर देता है, पकड़ लेता है। तो नॉर्मली हमारे पास एरर दो तरह की होती है, एक तो होती है कंपाइल टाइम प्रो एरर, एक होती है रन टाइम एरर। अब कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर दोनों एरर आपकी किसके पार्ट है, तो नॉर्मली एरर की अगर हम बात करें तो एरर हमारे पास होती है एक तो सिंथेटिकल एरर और एक होती है हमारे पास सिमेनेटिक एरर। तो सिंथेटिकल एरर्स को नॉर्मली कंपाइलर या रन टाइम पे हम क्या कर, आपका क्या होती है, कोड कर ली जाती है, पकड़ ली जाती है, जिसको आप ठीक कर सकते हो। एक आप ये आपके सिंथेटिकल एरर्स होती है, यानी इसका रिलेशन नॉर्मली होता है क्या है कि आप या तो प्रॉपर वे में उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप अपने कोड को पूरा नहीं लिख रहे हो तो वो आपकी गलत होगा। या आप किसी लाइब्रेरी में अगर आप काम में ले रहे हो तो उस लाइब्रेरी का पूरा रेफरेंस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसकी कोई स्पेलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉपर वे में नहीं लिख रहे, तो वो आपका रन टाइम पे नॉर्मली हमारे पास जो एरर आती है वो जो आपके लिंकिंग टाइम पे एरर आती है। जैसे किसी लाइब्रेरी को आप लाइव इस्तेमाल जोड़ रहे हो प्रोग्राम के साथ, तो वहां पर अगर उसका प्रॉपर वे में आप पाथ नहीं दे रहे या उसका कोई आपका प्रॉपर वे में उसका स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिख रहे उसकी, तो वो आपका रन टाइम पे एरर आ जाती है। तो ये इसके अलावा हमारे पास सिमेनेटिक एरर जो होती है, सिमेनेटिक एरर नॉर्मली क्या कहलाती है, कि सिमेनेटिक एरर कहलाती है कि जिसको कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे कोट नहीं किया जा सके। लेकिन ये एरर जो होती है यूजर के द्वारा मेनली द एरर विच आर फाइंड आउट बाय द यूजर मैनुअली आफ्टर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम।
that is called semantic error. It is also called logical error. यानी इस तरह की एरर को आप खुद ही पकड़ोगे कंपाइलर या लिंकर के द्वारा, प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे ये फाइंड आउट नहीं होगी, ये आपको ही देखना है। तो लॉजिकल एरर का कॉन्सेप्ट दो तरीके से होता है। कि लॉजिकल एरर एक तो कहता है कि साहब आपकी एक तो वैल्यू का, जिस टाइप की वैल्यू या जिस रेंज में आप जो वैल्यू डाल रहे हो और उसके साथ जो ऑपरेशंस आप कर रहे हो, वो ऑपरेशंस आपका उस ऑपरेशन के लेवल की वो वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है तब भी आप वैल्यू दे रहे हो तो कंप्यूटर तो उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन करके देगा। अब वो ऑपरेशन करके दे रहा है तो हो सकता है वो वैल्यू आप जैसा आप आउटपुट चाहते हो वैसे आपको नहीं मिल रही, तो आपको इस चीज को मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, या आपका कोई फार्मूला ही आप गलत लिख रहे हो, जबकि आपको लिखना क्या था, लिख क्या गलत दिया आपने, तो आपका रिजल्ट भी क्या मिलेगा, आपको गलत ही मिलेगा उस चीज में। ठीक है, तो वो भी आपकी, वो इस तरह की एरर को भी आप क्या करोगे, खुद ही प्रोग्राम में चेक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या गलत किया मैंने, क्या सही किया। तो इस तरह की एरर्स जो होती है वो आपकी सिमेनेटिक एरर्स होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो एरर हैंडलिंग के बारे में ही होगा। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।